हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का मैथ चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। हमने पिछले वाले अभ्यास में कंटिन्यूटी को सीखा था, यानी कि 5.1 में। आज हम 5.2 की ओर चलेंगे, ठीक है ना, जो कि डिफरेंशिएबिलिटी से होकर के जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपने क्लास 11th में चैप्टर 13 मैथ का लिमिट एंड डेरिवेटिव पढ़ के यहाँ पे आए हो, तब आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ठीक है ना। और हाँ, अगर वहाँ से पढ़ के नहीं आए हो तो आपको यहाँ पे तमाम मुश्किलें हो सकती हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर क्लास 11th में आप चैप्टर नंबर 13 डिफरेंस डेरिवेटिव नहीं पढ़े हो, तो आप हमारे चैनल पे संस्कार एकेडमी योगेश सिंह आप डाल दोगे एक्सरसाइज 30.2, तो वहाँ पे आपको उसके बारे में सारा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो चीज़ें बेहद क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। तो चलिए लेट ना करते हुए अब हम शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज को। उसके पहले मैं चेक कर लूँ कि क्या कैमरा आपको सही से दिखा रहा है। तो आप सही से देख पा रहे हो बोर्ड को। तो चलिए, आज की टॉपिक हमारी है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है ना। डिफरेंशिएबिलिटी की हिंदी होती है अवकलनीयता। अवकलनीयता, ठीक है ना। आज की टॉपिक हमारी है डिफरेंशिएबिलिटी, जो कि डेरिवेटिव से होकर के आया है। इसलिए हम आपको फोर्स कर रहे हैं कि क्लास 11th का मैथ जाके जरूर देख लो आप, ठीक है ना। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा उसका, वहां से आप देख के क्लियर कर लेना। तो अवकलनीयता की बात हम करने जा रहे हैं आज, अवकलनीयता, ठीक है ना। डेरिवेटिव यानी कि अवकलज निकालना सीखा था, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ बताता हूँ अवकलज निकालने की प्रक्रिया को, अवकलज निकालने की प्रक्रिया को, द प्रोसेस ऑफ फाइंड आउट द डेरिवेटिव। अवकलज निकालने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं अवकलन। क्या बोलते हैं? अवकलन कहते हैं। मैंने क्या बोला? द प्रोसेस टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएबिलिटी, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना। अवकलज निकालने की प्रक्रिया कोई अवकलनीयता कह सकते हो या अवकलन कहो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको कुछ बातें याद दिला दूं कि हमने पिछली कक्षा में यह भी सीखा था कि किसी पॉइंट, किसी फिक्स पॉइंट पर अवकलनीय हमारा जो फंक्शन है कि नहीं है। हमने क्या सीखा था? हमारे पास कोई फंक्शन होता था, f(x) होकर कोई फंक्शन होता था और कुछ प्रकार डिफाइन होता था, और हम क्या देखते थे कि x बराबर a पर बताओ इसका अवकलज क्या होगा, वही डेरिवेटिव होता था। तो हम लोग निकालते थे उसको, ठीक है ना। तो ये सब हम काम क्लास 11 में कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम आपसे इसकी चर्चा नहीं करने वाले हैं। और अगर मैं पीछे लिमिट बता दूं तो लिमिट में आपने अभी सीखा है कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना सीखा था। यही बात आप वहाँ पे सीखे हो। और आज हम यही सीखने वाले हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। इसकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ी? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की आवश्यकता क्यों पड़ी, राइट हैंड डेरिवेटिव की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके फार्मूले क्या हैं, वगैरह वगैरह। तो जैसे अगर हम कोई फंक्शन हमारे पास होता था, अगर हमारे पास कोई फंक्शन होता था, तो अगर हम किसी पॉइंट पर पूछते थे बताओ यह सतत है कि नहीं सतत है, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं कॉन्टिन्यूअस है, तो आप क्या करते थे? उस वैल्यू पर उस फंक्शन का मान जो दिया होता था, और दूसरी बात कि उस वैल्यू पर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसी वैल्यू पर उसकी राइट हैंड लिमिट, अगर तीनों बराबर आती थी तो दैट टाइम कहते थे कि यह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। अब वही बात हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। अब वही आवश्यकता हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की पड़ी क्यों? तो मैं बता दूं कि
अगर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आएगा तभी फंक्शन अवकलनीय होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट की बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि लिमिट से होकर के जाता है, लेकिन बता रहे हैं क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में अगर बराबर आएगा तभी फंक्शन अवकलनीय होगा, नहीं तो अवकलनीय नहीं होगा। आपको चेक करने के लिए अभ्यास में देगा ये कि चेक करो कि बताओ अवकलनीय हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो पूछेगा। मैं आपको एक नोट लिखवा दूं छोटा छोटा कि आप यह जान लो कि जो फंक्शन अवकलनीय है वह सतत भी होगा। यानी कि अगर उसका ग्राफ खींचा जाए तो पेपर पर बिना पेन उठाए बन सकता है बड़े आराम से। फंक्शन अवकलनीय होना चाहिए उस पॉइंट पर, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आना चाहिए। अब ये कैसे निकलता है मैं बता रहा हूं आपको। दूसरा पॉइंट आप नोट करो कि जो फंक्शन सतत है वह अवकलनीय हो, वह जरूरी नहीं है। जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है वह अवकलनीय भी हो, यह जरूरी नहीं है। तो एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 9 इसी पे बेस्ड है। एक्सरसाइज 5.2 है ना, क्वेश्चन नंबर 9 यही बताएगा, तो एग्जाम्पल मैं वहीं पे लूंगा, इसका यहाँ पे बताने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो आप एक दो बातें जान लो कि जो फंक्शन अवकलनीय है वह सतत पक्का होगा। अगर वह उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर बराबर आ रहा है तो पक्का कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कंटिन्यूअस है तो अवकलनीय हो, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ जाए, यह जरूरी नहीं है। ऐसे भी समझ सकते हो अवकलनीय का मतलब कि अगर सतत है तो उस फंक्शन का हम अवकल गुणांक या अवकलज निकाल सकें, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर उसका अवकलन निकल रहा है, अवकलज फाइंड आउट कर ले रहे हो, तो क्या बोलोगे वो कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस है तो अवकलज निकल ही जाए, यह जरूरी नहीं है। अवकलज मतलब क्या, कोई फंक्शन आपके पास होता था उसका d/dx ऑफ fx, वही अवकलज होता था ना, f' होता था, वही ना। मैंने फिर से मैं लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर अवकलज निकाल ले रहे हो फंक्शन का तो पक्का सतत होगा। लेकिन सतत अगर है फंक्शन, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आ जा रही है, लेकिन उसका भी अवकलज निकल जाए, यह जरूरी नहीं है। ठीक है ना, ये बातें आप नोट कर लो। अगर अवकलज निकल जा रहा है फंक्शन का तो वह सतत पक्का होगा। कंटिन्यूअस है, लेकिन कंटिन्यूअस है और अवकलज निकल जाए, यह जरूरी नहीं है। पहले कंटिन्यूअस है फिर उसका अवकलज निकाल सकें, यह जरूरी नहीं है। तो आ जाओ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। नॉर्मल डेरिवेटिव निकालने के लिए आपने पढ़ा है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h किसी पॉइंट ए पर एट एनी पॉइंट x इज इक्वल टू a। अब हम निकालना सीखेंगे स्टूडेंट अवकल गुणांक। अवकलन होता कैसे है वो प्रोसेस सीखेंगे। तो क्लास 11th में आपने नॉर्मली अवकलज निकाला था। अगर मैं बता दूं तो क्लास 11th में आपने नॉर्मली अवकलज निकाला सीखा था एक फंक्शन का। आपको मैं कुछ याद भी दिला दूं कि अगर मैं बोला कि d/dx ऑफ c इज ए कांस्टेंट, तो इसका अवकलन 0 हो गया। और d/dx ऑफ x पे पावर n बोला तो nx n-1 सीखा आपने। मैंने बोला d/dx ऑफ sin x बताओ तो आपने बोला cos x होगा सर। d/dx ऑफ cos x बताओ तो आपने बोला माइनस sin x होगा सर। और मैंने बोला d/dx ऑफ tan x बताओ तो आपने क्या कहा, sec स्क्वायर x होगा। मैंने बोला d/dx ऑफ x बताओ तो आपने बोला 1 हो जाएगा। ठीक है ना। इस वाले एक्सरसाइज में आपके पास यही नॉर्मली 6 फार्मूलेज काम करेंगे और हमने इन 6 को प्रूव भी करके रखा है।
इन छहों को प्रूव करके हमने रखा है क्लास 11th में, वो भी प्रथम सिद्धांत से। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि अगर मेरे पास फंक्शन है कोई साइन एक्स तो उसका प्रथम सिद्धांत से निकाल लो अवकलन। तो आपने सब सीखा है, ठीक है ना। अवकलज निकालने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं, इसको नोट कर लो। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में आपको एक नया चीज मिलेगा आज, जानते हो क्या? ये सब तो नॉर्मल फंक्शन थे, नॉर्मल फंक्शन केवल एक ही फंक्शन पे काम हो रहा था, लेकिन एक्सरसाइज में हमको मिलने वाला है फंक्शन के अंदर फंक्शन। लो ऐसे मिलेगा, कोई y बराबर है फंक्शन के अंदर फंक्शन है, लो इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा। नॉर्मली जब y बराबर साइन x होता था तो आप कहते थे सर dy/dx यानी कि इसका अवकलन cos x होता है। लो लेकिन इसका कैसे निकलेगा? एक बार ये देखो, एक बार जो ये साइन है इनका फंक्शन है, और जो फिर इस वाला साइन है वो खुद x का फंक्शन है, x का फंक्शन है। यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन, दो फंक्शन तीन फंक्शन हमको मिलते रहेंगे ऐसे ही। तो इसी को सॉल्व करना है। कैसे? उसे हम सॉल्व करते हैं चेन रूल से। चेन रूल क्या होता है? फंक्शन के अंदर जब फंक्शन आ जाए तो उसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों चेन रूल से। और कहोगे चेन रूल क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूं। चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। वो नॉर्मली आप फार्मूले अपने माइंड में सेट रखिएगा और हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक अवकलन ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है साइन x स्क्वायर प्लस 5 यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष, सापेक्ष तो किसी के सापेक्ष तो करना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या करोगे आप, इसको मान लो कि कोई फंक्शन y बराबर साइन x स्क्वायर प्लस 5 है, ठीक है ना। लेट एनी फंक्शन y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 5। इतना तो आप बड़े आराम से बोल सकते हो। अब बात आती है, आप बोलोगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, WRT विद रेस्पेक्ट टू यानी कि के सापेक्ष, x के सापेक्ष, बोथ साइड। यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों साइड में x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा d/dx ऑफ y। यहाँ पे y एक फंक्शन है, यह एक ऑपरेटर है जो कि फंक्शन को ऑपरेट करता है। d/dx क्या है? एक ऑपरेटर है जो कि क्या फंक्शन को ऑपरेट करता है, अवकलन निकालता है उसका। तो इधर भी वही कहोगे, कहोगे d/dx, y क्या है यहाँ पे साइन x स्क्वायर प्लस 5। देखो एक बार ये साइन खुद एक फंक्शन है और इसके अंदर एक फंक्शन और है। लो ये अभी एक फंक्शन है पॉलिनोमियल का, यह त्रिकोणमिति वाला फंक्शन और पॉलिनोमियल का फंक्शन आ गया। तो इन सब केस में नॉर्मली जब हमारे स्टूडेंट शुरुआत करते हैं तो हम कहते हैं इसको पहले टी मान लो। चेन रूल इसी को अप्लाई यहीं पे कर रहे हैं। मैंने कहा कि मान लो आप, माना x स्क्वायर प्लस 5 बराबर टी। और हाँ एक बात मैं आपको अभी बता दूं कि टी मानने वाला काम अभी थोड़ी देर के लिए करेंगे, अभी थोड़ी देर के लिए, जब तक आपको समझ में ना आ जाए तब तक टी मानेंगे। उसके बाद तो आप जब एक दो क्वेश्चन लगा लोगे तो आप टी मानना नहीं पड़ेगा आपको, जब कंठ मतलब कि अपने आप को जब प्रिपेयर कर लोगे इसके लिए तब ये हो जाएगा बच्चों d/dx ऑफ साइन टी हो जाएगा। ओके साइन टी हो गया ना। अच्छा बताओ d/dx ऑफ साइन x क्या होता है? तो आपने पढ़ा है cos x। तो ये लेकिन देखो यह x है तो यह x है, लेकिन यह t है तो ये क्या हो जाएगा d/dx ऑफ साइन टी का cos t हो जाएगा। और t खुद एक फंक्शन है, अभी खत्म नहीं होगा। यहाँ पे तो खत्म हो गया था, क्यों? क्योंकि हमने x का फिर करना चाहा था तो d/dx हो गया था, d/dx ऑफ x हो गया था। साइन x का cos x, हमने x का भी करना चाहा तो d/dx ऑफ x एक हो गया, यानी कि cos x ही हुआ। उसी प्रकार यहाँ पे अब मैं आगे जाऊंगा तो आपको मिलने वाला है अभी t बचा है d/dx ऑफ t, इसीलिए इसको करना पड़ेगा। अब इसको करोगे तो हो जाएगा cos t और d/dx। t का मान पुटअप कर लो, t का मान क्या है x स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे रख लो, ये हो जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पे हो जाएगा d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। अब लो नॉर्मल आ गए, अब ये हो जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 5। इसको अलग अलग हो जाएगा योगफल वाला, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द एडिशन। तो x स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x और 5 का 0 हो जाएगा, नहीं
तो ये हो जाएगा आपका 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा हो जाएगा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा आंसर। ओके, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ना फंक्शन के अंदर जब फंक्शन होगा तो टी मान के काम करो, टी थोड़ी देर के लिए मानना है जब तक हमको आ ना जाए। अभी टी भी सब समाप्त कर देंगे, एक दो क्वेश्चन टी पे लगाया जाएगा फिर अपने आप सब आ जाएगा। इसको मिटाते हैं, चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्या कहता है, cos sin x बोलता है। सेकंड नंबर बोल रहा है बच्चों cos sin x। चलिए लगाते हैं उसको भी। सेकेंड नंबर है cos sin x। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? और एक बात मैं बता दूं, जो भी फंक्शन c से शुरू होते हैं, जो भी फंक्शन c से शुरू होते हैं, c से, उनका आंसर नेगेटिव में आता है। ये अपने आप को में संचित कर लो कि जो भी फंक्शन c से शुरू होगा, c से, त्रिकोणमिति वाले फंक्शन c से शुरू होगा, चाहे cot हो गया, cos हो गया, cosec हो गया, उसका जो आंसर आता है नेगेटिव में आता है, मोर देन नेगेटिव आता है। ये हो जाएगा, फिर बोलोगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। जब आप x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ cos sin x। ठीक है ना। अब फिर क्या करना है, अब देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन बैठा है तो मानेंगे लेट साइन x इज इक्वल टू टी। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, ये हो जाएगा cos और ये हो जाएगा t। cos t का क्या होता है, x के सापेक्ष t का निकाल रहे हो तो cos से अगर माइनस साइन x होता है तो माइनस साइन t हो जाएगा। लेकिन अभी x थोड़ी है, अभी एक बार और करना पड़ेगा, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ t का करना पड़ेगा। अब t की वैल्यू यहाँ पुट करो, माइनस साइन t की वैल्यू क्या है, साइन x। हमको क्योंकि t में आंसर लाना नहीं है, हमारा आंसर तो x में आना चाहिए, तो हो जाएगा प्लस d बाई डी एक्स ऑफ t की वैल्यू साइन x। ओके, माइनस साइन, सॉरी प्लस नहीं है, इंटू है ना, ये टी है, प्लस लग गया था, ये हो गया साइन एक्स। अब बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। लो ये हो गया, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, हमने डिफ्रेंशिएट करा, जो आया हमारा आंसर हमारे सामने है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं बच्चों क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, एक मिनट, साइन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू, मैंने पहले ही मान लिया साइन ए एक्स प्लस बी, तो कहो तो अब दिखाऊं डायरेक्ट सीधे करते हैं, क्यों, हो जाएगा वही डिफरेंशिएट, ये लिखना पड़ेगा आपको विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन जब करोगे ना तो d बाई डी एक्स ऑफ वाई, ऐसे बोलने का प्रयास करना, d बाई डी एक्स ऑफ वाई, यानी कि जो ये d बाई डी एक्स से ऑपरेट कर रहा है फंक्शन को, इधर भी हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। मैं सीधे बताऊं, ये सोच लो अब मन में, छोड़ो ये टी भी छोड़ो, जब लेंदी होगा तब टी लगाना, लेकिन अब समझो, ये मान लो x है तो साइन x का क्या हो जाएगा, cos x। अवकलन निकाल रहे हो, cos x हो गया, अभी क्या बचा है, अभी d बाई डी एक्स ऑफ अभी ए एक्स प्लस बी बचा है, इसका बचा अब कर लो उसका, ये हो जाएगा cos ए एक्स प्लस बी, और ये हो जाएगा जब अवकलन करोगे तो ए तो हो जाएगा a, उसका 0 हो जाएगा, यानी कि a cos ए एक्स प्लस बी, ए हमारा हो गया फंक्शन का अवकलन। समझे ना मैंने क्या बोला, मैंने सीधे बोला, सपोज कर लो, मन में आंख बंद करके कहो एक्स है तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, और अभी कॉस एक्स यानी कि टोटल है ना, अभी ये बचा है तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, पूरा कर दिया लेके। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इस तरह समाप्त होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखते हैं क्या कहता है। 4 वाला क्वेश्चन बेहद मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, डोंट वरी, आप कंटिन्यू रहो, बस सब समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चों, सेक और ये लगाए हैं ब्रैकेट में tan√x, ठीक है ना। अब देखो जरा, एक मिनट, हाँ सही है। तो जानते हो, अब देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन, फिर एक फंक्शन, अगर ये x होता तो कुछ समझ में आता, लेकिन ये √x है, इसका भी एक बार करना पड़ेगा। चलो समझते हैं।
सॉल्यूशन देखते हैं। हमने बोला y बराबर मान लेते हैं फंक्शन ऐसे है tan रूट एक्स। ओके, बात समझ आप क्या रही है ना। तो आपको मैं बता दूं d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का फार्मूला क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है ना। चलो हमने बोला फिर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ वाई। देखो इसको मन में मान लो यक्स है, सेक एक्स हो गया ना, सेक एक्स का पहले इसको सोच लिख लो ऐसे d बाई डी एक्स ऑफ सेक टैन रूट एक्स। ठीक है, अब एक्स सपोज कर लो तो सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो सेक एक्स तो यही माने होना, यानी कि टैन रूट एक्स। सेक एक्स की जगह पे पूरा रखना पड़ेगा ना, इंटू टैन, और एक्स की जगह पे रखना पड़ेगा आपको टैन रूट एक्स। ठीक है ना, हो गया। अब बचा क्या, अब ये पूरा बचा है, फिर d बाई डी एक्स ऑफ टैन रूट एक्स। यहां तक काम कर लोगे, चलो कोई बात नहीं। टैन रूट एक्स ये आपका बचा था, ये हो जाएगा अब सेक, ये हो जाएगा टैन रूट एक्स इंटू टैन रूट एक्स। अब देखो जरा, अब इसका हमको करना पड़ेगा एक बार अवकलन, ठीक है ना। अब इसका अवकलन कैसे करोगे, तो यहां पे लिख लो d बाई डी एक्स ऑफ टैन, और ये हो जाएगा एक्स पे पावर 1/2। अच्छा बताओ टैन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। टैन एक्स का अवकलन क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो अब देखो जरा, अब यहां पे अगर आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है ना, तो कह दो सर इसको टी मान लो आप, माना एक्स पे पावर 1/2 बराबर टी। जब भी आप परेशान हो तो टी मान लो, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, ये हो जाएगा टैन टी, यानी कि सेक स्क्वायर टी हो जाएगा ना। और यहाँ पे भी क्या बचा है, d बाई डी एक्स ऑफ टी बचा है, यानी कि अब t की वैल्यू रख लो, t का मान कितना है, x पे पावर 1/2 और इंटू d बाई डी टी ऑफ x पावर 1/2। ये हो जाएगा बच्चों आपका सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू, इसका अवकलन करने जाओगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n, एन एक्स एन -1, यानी कि ये हो जाएगा पूरे का अवकलन हम निकाल चुके हम लोग, सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2, और ये हो जाएगा एक्स पे पावर -1/2। ठीक है ना, ये हमारा वैल्यू ला के यहाँ रख दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अच्छे से अगर इनको आप सजाओगे तो 1/2 एक्स पे पावर -1/2, यानी कि इसको ऐसे 1/x पावर 1/2, यानी कि 1/√x कर सकते हो, 1/√x, और ये हो जाएगा सेक जो भी है यहाँ से यहाँ तक उतार लेना। ये हमारा क्या हो जाएगा, बढ़िया सा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा तो ऐसे चेन रूल लगाएंगे, जहां तक आराम से वो आराम से करेंगे, और जहां हमारे माइंड में नहीं घुसने वाला वहां पे टी मान लेंगे, वही चेन रूल होता है हमारा। तो हमको तो नहीं लगता इसमें आपको कोई परेशानी होगी। हमने 4 क्वेश्चन कर डाले, इसको मिटाने का हमको मौका। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, बस कंटिन्यू रहो, भी सब समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों क्या बोल रहा है, फंक्शन हमारे पास है y = sin ax + b / cos cx + d। ओके, फिर बोलोगे आप सॉल्यूशन में डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। जब तक आपको दिमाग में नहीं घुसता तो टी मान के काम करना हो, ठीक है ना। तो देखो जरा, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ y = d बाई डी एक्स ऑफ ax + b। अरे साइन है ना यहाँ पे, साइन ax + b / cos cx + d। ठीक है, अब क्या करना है आपको, वो डिवाइड वाला लगाना है मेथड, कोशेंट वाला। तो ये हो जाएगा, देखो हमने पढ़ा है क्या कि जब अंश और हर के फॉर्म में हो तो हर का स्क्वायर ऊपर क्या हो जाएगा, हर,
यानी कि cos सी एक्स प्लस डी इंटू अंश का अवकलन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए, अरे यहाँ पे साइन है, साइन ए एक्स प्लस बी, ए इनका हो गया माइनस अंश यानी कि साइन ए एक्स प्लस बी इंटू हर का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी। देखा, बड़ा कुछ नहीं है, बस सारे क्वेश्चन ऐसे ही लगाने हैं, आपको नॉर्मल तरीके से बिहेव करना है, सब लग जाएगा। अब यहाँ पे जरा आ जाओ, ये तो हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी, इनका करना है अवकलन, तो इनको पकड़ के निकाल लो बाहर, समझ में सब आ जाएगा। अभी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, ओके। तो साइन एक्स का होता है क्या अवकलन, कॉस एक्स, यानी कि कॉस ए एक्स प्लस बी। अभी इनका खुद एक बार करना पड़ेगा, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो इसका करोगे तो इसका ए हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, यानी कि ए प्लस जीरो ए हो जाएगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू यहाँ पे माइनस, अब इसको जरा लगा दो तो ए हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना। और यहाँ पे जब करने जाओगे इनका अवकलन ना, तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और जब खुद इसका करोगे तो ये आपस बाहर सी दे देगा, नहीं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। आप इनको बाहर निकाल के कर लो तब भी बढ़िया रहेगा, ऐसे बाहर निकाल लेना। तो ये हो जाएगा ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, इनका माइनस से माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ये हो जाएगा सी है, सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी होल का पान कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो गया हमारा अवकलन। अब ज़्यादा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, कैलकुलेशन था हो गया आराम से नॉर्मली तरीके से। तो इस तरह के प्रश्नों को आप ऐसे ही करोगे, अगर आगे भी सरल होगा तो कर लेना आप, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका अवकलन होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कुछ बच्चे इसका आंसर देख के चिंतित हो गए होंगे, तो चिंतित ना होइएगा, देखिए मैं सरल खुद कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो एक बार इनका पोर्शन बन जाएगा, इनका पोर्शन, तो यानी कि ये हो जाएगा ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी अपान कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना। अब एक बार ऐसे इनका अलग होगा, पहले इनको सॉल्व कर लो, तो एक कॉस से एक कॉस हो जाएगा कैंसिल, और बचा कॉस से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी इंटू ये वाला कॉस है ही कॉस ए एक्स प्लस बी, इनकी जगह पे हो जाएगा। अब इनको तोड़ोगे एक बार तो मैं सीधे लिखता हूँ, क्या आएगा, मैं सीधे लिखता हूँ सी आएगा कॉस कॉस, देखो समझना बात को हमारी, देखो कॉस सी एक्स प्लस डी साइन सी एक्स प्लस डी बटे हो जाएगा, अब ये वाला पहले लिख लो, ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, और जब ए वाला इनसे मिलेगा तो साइन बटे कॉस टेन इंटू टेन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। अब ये एक कास बचा हुआ है, ऊपर जाएगा तो ये जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना। तो अलग अलग तोड़ के आप लिख सकते हो इसको बड़े आराम से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, देखते हैं क्या कहता है। देखो बच्चों, अब तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही है जो थोड़ा दिमाग लगवाएगा आपका। इन सब क्वेश्चन में थोड़ा माइंड लगता है, ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं, माइंड साइंड क्या करना। आप देखो जरा, ये हो गया y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू, अलग अलग है ना, एक के में थोड़ी है, ये अलग अलग है स्क्वायर। ये हो गया ए बी, हो गया ना। अब लगाएंगे हम लोग लेबनीज का नियम, लेबनीज के गुणन का नियम कहते हैं उसे, लेबनीज के गुणन का नियम, यानी कि गुणा वाला रूल लगाएंगे प्रोडक्ट वाला। फिर बोलेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा कास एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स 5
अब भाई जानते हो क्या हो जाएगा, अब आपने पढ़ा है पहला फलन गुणे सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन गुणे पहले का अवकलन। ठीक है ना, कोई बात नहीं, बस हमको इन्हीं को तोड़ना है, लेकर के बगल में तोड़ लो, क्या दिक्कत है। पहले इनको तोड़ो, इनको पहले डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। इनको तोड़ने के लिए नॉर्मल तोड़ेंगे, इनको तोड़ने में थोड़ा दिमाग लगेगा। इनको तोड़ोगे तो सर कहोगे एक्स क्यूब को हमको समझ में नहीं आ रहा, अभी तुरंत बोलोगे। तो मान लो ना बेटा, माना एक्स बराबर टी, तो ये हो जाएगा डी बाई एक्स क्यूब बराबर टी, डी बाई डी एक्स हो जाएगा कॉस टी हो जाएगा। और कॉस टी का क्या होता है अवकलन, माइनस साइन टी हो जाएगा। और क्या बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ टी बचेगा अभी, यानी कि अब टी का मान रख दो, माइनस साइन टी का मान एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी का मान एक्स क्यूब, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब। इसका अवकलन करोगे तो 3x का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। बस इतना चाहिए तो था, कोई बात नहीं। अब मान लो टी नहीं मानना चाहते थे, मान लो टी हमको सर नहीं मानना है, तो सीधे बोलोगे डी बाई डी एक्स आप जो कॉस एक्स क्यूब है, मैं जानता हूँ कॉस एक्स क्यूब का माइनस साइन एक्स क्यूब हो जाएगा, और एक बार इसका अवकलन करना है 3x स्क्वायर हो जाएगा। लो हो गया, काम बन गया। अब इसका सॉल्व करते हैं, ये तो हो गया सॉल्व, इतना इसका आया, इतना रखना है हमको, पुट करना है, ठीक है ना। लिख लेते हैं प्लस साइन स्क्वायर एक्स 5 इंटू अरे माइनस साइन एक्स क्यूब 3x का स्क्वायर। यहाँ तक हो गया ना। अब इसको देखना ध्यान से, यहाँ पे आप बच्चे अक्सर गलती करते हो, यहाँ देखना, क्योंकि यहाँ पे साइन का स्क्वायर भी लगा है। मान लो y बराबर कोई फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स 5, इनका अवकलन तो करना ही करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स 5। तो इसको वैसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, साइन खुद स्क्वायर लेके बैठा है। इनको पहले ऐसे करना आप, डी बाई डी एक्स साइन एक्स 5 का होल स्क्वायर, ऐसे पहले कर लेना, अब दिमाग काम करेगा। डायरेक्ट लगाऊं नहीं, अभी डायरेक्ट अभी तोड़ के लगाता हूं इनको। अब कहेंगे माना साइन एक्स पे पावर 5 इज इक्वल टू टी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ टी का स्क्वायर, यानी कि 2t डी बाई डी एक्स ऑफ टी। अभी बचेगा नहीं, अब टी का मान रख लो, टी का मान क्या है 2 साइन एक्स पे पावर 5 और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स पे पावर 5, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स पे पावर 5। अब इनको सॉल्व करना आपको अभी पीछे बताए हैं, बड़े आराम से हो जाएगा। साइन का हो जाएगा cos x पे पावर 5, इसका हो जाएगा 5x पे 4, यानी कि 5 2 जा 10 x पे पावर 4 साइन x पे पावर 5 इंटू कॉस x पावर 5। कॉस है, हाँ कॉस है, बस हो गया अवकलन। अब डायरेक्ट करना चाहते तो ये हमारा नॉर्मली आंसर है। रुक जाओ, पहले लिख लेते हैं। ये हो जाएगा cos x क्यूब इंटू 10x4 इंटू साइन एक्स पे पावर 5 इंटू कॉस एक्स पे पावर 5 प्लस यही वाला उतार लो, क्या करना है, बस हो जाएगा हमारा ये क्या आंसर। इनको वाला मैंने बोला डायरेक्ट करना चाहते हो तो पहले जब भी ऐसे होगा, सब जब ये साइन खुद स्क्वायर लिया होगा तो ऊपर लगा देना घात। ये इसको सपोज कर लो ये टी के रूप में चल रहा है, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं पूछूं तो हो जाएगा 2, और ये खुद हो जाएगा साइन एक्स पावर 5, और अब इसका अवकलन बचा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स पावर 5 बचा है, तो 2 साइन एक्स पावर 5, इसका कॉस एक्स पावर 5, फिर इसका करना पड़ेगा 5/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट करो, चाहे तुम मान, जहां भी आपको परेशानी होगी वहां टी मान लेना। टी को मानना तो ऐसा नहीं कि टी में आंसर लगा के छोड़ देना ना, टी की वैल्यू जरूर रख देना वहां पे, ठीक है ना। तो इस प्रकार होता है क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों क्या कहता है। 7 कह रहा है कि कोई फंक्शन y इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप इनको ऐसे बना लो, y इक्वल टू 2, ये हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2, रूट की वैल्यू पावर 1/2 होती है।
तो फिर बोलोगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 cot x स्क्वायर 1/2। फार्मूला बता दूं आपको मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। मैंने आपसे कहा है ना कि फार्मूले सारे प्रूव मैं करा दूंगा अलग से लेक्चर में, सब फार्मूले आराम से प्रथम प्रिंसिपल पर सब प्रूव हो जाएंगे। तो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। 2 तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर का 1/2। पहले एक्स की पावर n का लग रहा है नहीं, तो ये हो जाएगा 2 और इंटू एक्स की पावर n का फार्मूला क्या होता है बताओगे? तो कहोगे सर n एक्स पे पावर n -1। अभी क्या बचा? अभी ये खुद बचा हुआ है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, तो सॉल्व कर लो, 2 से 2 कैंसिल, कॉट एक्स स्क्वायर और ये आएगा 1/2 माइनस का नहीं। अब कॉट एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? तो कॉट एक्स का अवकलन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर तो यहाँ भी क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। और अभी क्या बचा है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक है। चलो आ जाओ, ये हो जाएगा आपका, इसको 1/, लिख सकते हो कॉट एक्स का स्क्वायर रूट में, बटे आएगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा और रूट में हो जाएगा। और ये माइनस है, माइनस कर दो, शुरुआत फंक्शन का सी से हुआ तो आंसर भी माइनस में आना है। कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। यहाँ तक तो बात आपकी बन गई, ठीक है ना। यहाँ पे आप टी मान के कर लेना आराम से, टी मान के करोगे तब भी यही देगा, टी मान के कर लोगे, अगर टी मानोगे तब भी तो यही आएगा, टी मान लेना आप वहाँ पे। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 अपान, इनको लिख सकते हो आप कॉस एक्स स्क्वायर अपान साइन एक्स स्क्वायर, और ये हो गया कॉसेक, यानी कि इनको भी नीचे ला सकते हो आराम से। ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं, तो ये हो जाएगा इंटू 2x। अब अगर मैं कहता हूं कि इनको भी रूट में अगर लाया जाए, रूट में, तो ये ऐसे हो जाएंगे, देखिए जरा आराम से। ये हो जाएगा -1 अपान, ये हो जाएगा -1 नहीं, ये 2x कर लिया जाए तो ये हो जाएगा रूट में cos एक्स स्क्वायर अपान साइन एक्स स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हम चाहते हैं इसको वो बिगड़े भी ना और रूट में आ भी जाए, तो ऐसे हो जाएगा। ये ऐसे रूट में साइन पे 4x स्क्वायर, पेयर बन के बाहर निकलेगा, फिर वही मिल जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ तक नोट कर लियो, तो इसको मिटाएं, आगे चला जाए थोड़ा सा। अब देखो जरा, ये हो जाएगा -2x होल का अपान, रूट रूट है, गुणा हो जाएगा बड़े आराम से। ये हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर अपान साइन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा गुणे साइन पे 4x स्क्वायर। ये हो जाएगा कट्टू में ख़त्म हो जाएंगे, एक ठो बचा क्या? -2x अपान, ये बचा cos एक्स स्क्वायर इंटू साइन क्यूब बचेगा एक्स स्क्वायर। अब क्यूब में से हमें तो बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से लगाओ जगह कम ना पड़े, क्यूब है ना, यानी कि साइन एक्स स्क्वायर गुणे साइन एक्स स्क्वायर गुणे साइन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, एक बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचा है? cos एक्स स्क्वायर इंटू अभी एक ठो बचा हुआ है नहीं। अब मैं बोलता हूँ कि ऊपर भी √2 का गुणा कर दो, नीचे भी √2 का गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रूट फिर गुणा हो जाएगा तो क्या बचेगा? 2 cos एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? -2√2x होल का अपान साइन एक्स स्क्वायर। अगर आपको मैं बता दूं साइन 2x बराबर क्या?
2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, तो साइन 2x स्क्वायर या बी स्क्वायर या बी स्क्वायर, यानी कि रूट में क्या बन गया साइन 2x का स्क्वायर। इस प्रकार हमारा मिलता है आंसर। इस प्रकार हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो आपको यहाँ पे सारे फार्मूलों से रूबरू होना पड़ेगा। अगर आपको फार्मूले नहीं लर्न है तो आप किसी भी कीमत पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। तो आपका माइंड यहाँ पे बहुत तेज काम करना चाहिए, तभी आप यहाँ पे कर सकते हो। देखा अवकलन तो आराम से कर लिया, लेकिन कैलकुलेशन करना पड़ा यहाँ तक लाने के लिए आंसर को। तो चलिए आंसर आ गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार है, बच्चों बोल रहा है कि कोई फंक्शन y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स है। तो आप जानते हो इसको लिख सकते हो कॉस एक्स पावर 1/2 का आप दोनों पक्षों का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा d/dx ऑफ y। काश का क्या होता है माइनस साइन, जब यहाँ पे कुछ होता घात तब दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पे आराम से हो जाता है। चाहे टी मान लो चाहे वैसे कर लो, माइनस साइन एक्स पावर 1/2। अभी क्या बचा है d/dx ऑफ एक्स पावर 1/2 बचा है, माइनस साइन एक्स पावर 1/2, और ये हो जाएगा n x पे n-1, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स पे, यानी कि इसको रूट में डाल सकते हो, और इंटू 1/2 एक्स पे पावर -1/2, ये हो जाएगा -1/2 साइन रूट एक्स। इसको नीचे लाओगे तो 1/√x हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त होता है।